everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to cover the joints in a rigid pavement. Joints in a rigid pavement का टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हमें इसमें कई सारे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के डिज़ाइन में कहीं पर डाउट्स रहते हैं या फिर टाई बार के डिज़ाइन में जो यूनिट में डाउट आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक वीडियो में हम सारा जो डिज़ाइन होता है एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का और टाई बार का और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के केसेस भी देखेंगे विद न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग यहीं पर देखेंगे ताकि आप इनके फॉर्मूले को एग्जांपल में कैसे रख के इसे जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको एग्जांपल में आप कैसे यूज़ करते हो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जो हम रिजिड पेवमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो है हमारा जॉइंट। ओके, जॉइंट इन अ रिजिड पेवमेंट। अब देखो रिजिड पेवमेंट में कितने टाइप के जॉइंट होते हैं? दो टाइप के जॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या है और ट्रांसवर्स जॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम समझ लेते हैं। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज एनी रिजिड पेवमेंट। ये कोई रिजिड पेवमेंट है, आप मान लीजिए ये क्या है, इसका सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन या फिर आप इसको क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोड है, ठीक है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रिजिड पेवमेंट है। सो दैट्स वाई दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो द जॉइंट दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ओके, सो जो जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ रिजिड पेवमेंट में प्रोवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। दिस इज सिंपल। ओके, सो आपको यहाँ पर डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। द डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है? द जॉइंट प्रोवाइडेड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द रिजिड पेवमेंट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रांसवर्स जॉइंट। ट्रांसवर्स जॉइंट मतलब आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि रोड की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसमें जो जॉइंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसवर्स जॉइंट। अब ट्रांसवर्स जॉइंट के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। फर्स्ट वन इज द एक्सपेंशन जॉइंट, सेकेंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ओके, सो एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है वो तो हमें पता ही है। ओके, सो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में पूरा थ्योरी आपको कहीं किसी भी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। सो हमारा मेन एम क्या होता है कि हम इसके सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को यहाँ पर कवर करें विद द एग्जाम्पल। ओके, सो दो एक्सपेंशन जॉइंट है, मान लीजिए ये एक एक्सपेंशन जॉइंट है और ये एक एक्सपेंशन जॉइंट है। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टू एक्सपेंशन जॉइंट एंड दीज आर दी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन टू एक्सपेंशन जॉइंट्स। ओके, दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? ट्रांसवर्स जॉइंट होते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द रोड में प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट की डिज़ाइनिंग। एक्सपेंशन जॉइंट में आपका क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। हम उसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो एक्सपेंशन जॉइंट का जब भी क्वेश्चन आता है उसकी स्पेसिंग निकालने के लिए ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पेसिंग मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपका एक एक्सपेंशन जॉइंट है तो दूसरा एक्सपेंशन जॉइंट आपका कितनी दूर में प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये एक एक्सपेंशन जॉइंट है तो नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन जॉइंट कितनी दूर में प्रोवाइड होगा, उसी को आप बोलते हो स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, और इसका एक आईआरसी ने बोला है कि जो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 140 मीटर से कम होनी चाहिए। ओके, मतलब जो दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच की स्पेसिंग है वो कभी भी 140 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा उससे कम होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये था सिंपल फॉर्मूला फॉर दी एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट का फॉर्मूला सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा केसेस या कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं आती। यही मेन फॉर्मूला है इसका, जिससे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर फ्रेम होते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ देख लेते हैं। जो चीज़ जैसे कि आईआरसी ने बोला है कि इन दोनों के बीच की स्पेसिंग 140 मीटर से हमेशा कम रखनी चाहिए। और क्या बोला गया है कि विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। अब देखो विड्थ क्या चीज़ है, ये चीज़ देखिए, ये क्या है आपकी विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। ये स्पेसिंग नहीं है, आप इसको स्पेसिंग नहीं बोलते। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको स्पेसिंग सोच लेते हैं, ठीक है। स्पेसिंग मतलब दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का जो गैप होता है उसे स्पेसिंग बोल रहे हो आप। और विड्थ मतलब क्या होता है? विड्थ ऑफ दी एक्सपेंशन जॉइंट, ये आपकी विड्थ है, ठीक है। तो इसे हम डेल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। डेल विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट है और ये क्या होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए। ओके, डेल टी क्या है? चेंज इन दी टेम्परेचर। ओके, ये था आपका फॉर्मूला फॉर दी स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट।
देख लिया फॉर्मूला फॉर दी स्पेसिंग ऑफ अ एक्सपेंशन जॉइंट। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, ताकि आपको ये फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट अप करते हैं और कैसे हम इससे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ में आ जाए। ओके, सो वी विल रीड आउट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर ऑफ अ रिजिड पेमेंट इज 25 एंड करेंट टेम्परेचर इज 50। ओके, इफ द विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पर, विड्थ मतलब क्या है आपका डेल, ठीक है, विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट मतलब डेल है, ठीक है, आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, 2 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या करोगे, 50 माइनस 25 कर दोगे सिंपली, तो आपका आंसर कितना आएगा, 25 आ रहा है, ठीक है। तो आपको चेंज इन टी मिल गया, डेल मिल गया, अल्फा आपको गिवन है, जस्ट आप इस फॉर्मूले में पुटअप करो। इस फॉर्मूले में जब हम पुटअप करेंगे तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप किया और ये क्या है सेंटीमीटर में है, आपको आंसर किस में लाना है, मीटर में लाना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए आप क्या करते हो, 10⁻⁻2 कर दोगे। ओके, जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 33.3 मीटर। अब देखो ये आंसर आपका सही है कि नहीं, इसके लिए आप चेक कर लो कि जो आपकी स्पेसिंग आ रही है वो 140 मीटर से कम है कि नहीं। तो आपकी स्पेसिंग 140 मीटर से ऑब्वियसली कम है, तो आपका आंसर सही है। ओके, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है ना वो जनरली इसी तरीके से आता है एक्सपेंशन जॉइंट का। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा स्पेसिंग ऑफ अ एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। ये एक्सपेंशन जॉइंट की स्पेसिंग अगर आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और उसके दोनों केसेस देखते हैं, फिर उनके दोनों केसेस के क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की डिजाइनिंग 2 तरीके से होती है। इसमें 2 केसेस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उसे आप क्या बोलते हो, पीसीसी केस। पीसीसी मतलब क्या होता है, जिसमें रिइंफोर्समेंट नहीं होता, तो वो पीसीसी केस हो गया। अगर आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, आरसीसी केस, ठीक है। तो अगर फर्स्ट केस देखते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उस केस में जो आपका स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को मैं एलसी से डिनोट कर देती हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू सिग्मा सी अपॉन गामा इंटू एफ। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट व्हेन नो रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तब उसकी स्पेसिंग का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू सिग्मा सी अपॉन गामा इंटू एफ। और जैसे वहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट में था, क्या था कि एक्सपेंशन जॉइंट की स्पेसिंग 140 मीटर से कम होनी चाहिए, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग कितने से कम होनी चाहिए, आईआरसी के अकॉर्डिंग 4.5 मीटर से कम होनी चाहिए एज पर दी आईआरसी। ओके, so this was the first case. Next we will see our next case. Okay, second case. The second case is when reinforcement is provided. जब आप कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में reinforcement प्रोवाइड कर रहे हो, उस केस में आपका जो स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है उसका फॉर्मूला, आप reinforcement प्रोवाइड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में, उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी अपॉन गामा इंटू स्मॉल बी इंटू एच इंटू एफ। ओके, गामा बी एच एफ। अब क्या क्या ये जो टर्म्स हैं ये सब क्या क्या हैं और इनकी जनरल वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो सिग्मा सी है ये क्या होता है, अलोएबल स्ट्रेस इन अ टेंशन इन अ सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये अलोएबल स्ट्रेस इन टेंशन इन अ सीमेंट कॉन्क्रीट होता है सिग्मा सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एफ क्या होता है। एफ इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ क्या है आपका, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ओके, इसकी जो जनरली वैल्यू रहती है वो क्या रहती है हमारी, 1.5 रहती है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई और वैल्यू दी गई है तब आप लो, वरना आप यही वैल्यू को लेते हैं एज पर आईआरसी। ओके, गामा क्या आता है आपका, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पर गामा है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट कितना है आपका, 2400 kg पर मीटर क्यूब। अब ये चीज़ याद रखना कि कई सारे वेबसाइट में यहाँ इसको बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि एनपीटीईएल में जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर kg पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो कई सारे लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, सो दिस इज़ 2400 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि इसी की वजह से आपकी जो आंसर आता है ना उसमें डेसिमल का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर सही नहीं आ पाता, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ 2400 kg पर मीटर क्यूब। वी विल सी व्हाट इज AST। AST क्या होता है, सिंपली आपको पता है AST विल बी एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज H। H क्या है आपका, स्लैब थिकनेस, मीन स्लैब की जो आपकी थिकनेस होती है वो क्या है आपकी H है, ठीक है। B क्या है आपका, स्मॉल b। स्मॉल b इज द विड्थ ऑफ पेमेंट। आपकी पेमेंट की जितनी विड्थ है वो क्या होती है आपकी, स्मॉल b होती है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर जो आपकी ये पेमेंट की विड्थ है ये आपकी क्या है, पूरी स्मॉल b है, ये पूरे पेमेंट की विड्थ, ठीक है।
अब आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए। अब देखो केसेस तो आपको समझ में आ गया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको इन दोनों केसेस पे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको इन दोनों केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ओके। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। रीड आउट करते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर समझते हैं कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेज डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। यहाँ पर क्लियरली आपको बोल दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच की स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है। दो केसेस दिए गए हैं, वी विल रीड आउट रिस्पेक्टिवली फॉर द फॉलोइंग टू केसेस। 3.5 मीटर स्लैब विड्थ आपको दी गई है 3.5 मीटर, ठीक है। हैविंग थिकनेस ऑफ 20 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है उसकी, थिकनेस क्या बोलते हैं हम, एच बोलते हैं ना स्लैब थिकनेस को, ठीक है। एच कितना है आपका 20 सेंटीमीटर एंड एफ विल बी इक्वल्स टू 1.5। देखो एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी गई है 1.5, अगर नहीं भी दी गई होती तो आप इसको 1.5 लेते एज पर IRC। अब देखो आपको दो केसेस दिए गए हैं, उनके लिए निकालने बोला है आपको स्पेसिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। पहला केस क्या बोल रहा है, फॉर PCC। PCC मतलब क्या होता है, जब आप उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तब मैंने आपको बताया था उस केस को आप PCC बोलते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उस केस को हम PCC बोलते हैं जब हम रेनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उस केस में आपको अलाउएबल सिग्मा सी दिया गया है, ठीक है। अलाउएबल सिग्मा सी कितना है 0.8 kg/cm², ठीक है। नेक्स्ट केस में आपको क्या पूछा गया, फॉर RCC। RCC मतलब जब आप उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। सो विद 1 सेंटीमीटर डायमीटर बार एट 0.3 मीटर स्पेसिंग, और यहाँ पर सिग्मा ST की वैल्यू दी गई है। तो दोनों केसेस के लिए आपको क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों केसेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, PCC केस का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो। कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला यहाँ लिख लो। फिर आप गिवन जो है वो चीज़ को ध्यान दो कि आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है जो इसमें चाहिए, आपको क्या चाहिए, सिग्मा सी चाहिए। सिग्मा सी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया सिग्मा सी की वैल्यू 0.8 kg/cm। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, गामा चाहिए, ठीक है। गामा की वैल्यू कितनी होती है, जनरली 2400 kg/m³ होती है, ठीक है। 2400 kg/m³, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये आपको मैंने यहाँ पर इसीलिए बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एफ आपको दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया होता तो आप इसे 1.5 लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है, तो आपको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। तो ये देखो kg/cm² में दिया ऑलरेडी, तो आपको इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 × 0.8 जैसा क्या है वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब गामा देखो, आप गामा कैसे दिया है आपको 2400 kg/m³ में दिया है, तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सेंटीमीटर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब में करोगे तो कितना आएगा 2400 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, -6 आ जाएगा। ये हो गया आपका, ये आपका आ गया सेंटीमीटर में, kg/cm³, ठीक है, kg/cm³। एफ की वैल्यू कितनी है 1.5। अब आप इसे सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आएगी 444.44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 444.44 सेंटीमीटर आ गया आपका वैल्यू। अब हमारे पास IRC के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी स्पेसिंग 4.5 मीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है, 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको मीटर में देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻², ठीक है। तो आप इसे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4.44 मीटर। अब देखो 4.44 मीटर 4.5 मीटर से कम है, तो मतलब आपका क्या है, ये सही आ रहा है, ओके। सो हैंस ओके, मतलब आपने जो स्पेसिंग डिज़ाइन कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हो एज पर IRC। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम फॉर RCC, ठीक है। RCC का केस देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं हर चीज़ बताऊंगी ताकि आपको जो यूनिट है उसमें कन्फ्यूजन ना हो। कई बार हमें यूनिट में कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो हम यूनिट भी ध्यान रखते हुए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे सेकेंड केस के लिए फॉर RCC, ठीक है। RCC के लिए मैंने यहाँ पर स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का फॉर्मूला लिख दिया। देखो मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में बताया है, कई सारी जगह में आपको बहुत सारे इधर उधर फॉर्म में दिया रहता है, सिग्मा ST दिया रहता है, फिर इसको बहुत कॉम्प्लेक्स वे में, मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में बताया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो सिग्मा ST की वैल्यू तो हमको पीछे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आपको सिग्मा ST की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं 2 × सिग्मा ST आपने रख दिया, AST आपको निकालना है, वो मैं आपको यहाँ नीचे बताती हूँ। उसके बाद पहले वैल्यू देख लेते हैं। गामा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आपकी गामा की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है 2400 kg/m³। वो किसके बराबर होता है 2400 × 10⁻⁻⁶ kg/cm³, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2400 × 10⁻⁻⁶ kg/cm³ में हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो F की वैल्यू कितनी है हमको पता है 1.5 है। B कितना होगा, B देखो B आपका क्या है, विड्थ ऑफ पेमेंट,
तो बी आपको कितना गिवन है यहाँ पर देखिए 3.5 मीटर, ठीक है। तो 3.5 मीटर को आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। 3.5 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हुआ आपका 350 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपने 350 सेंटीमीटर रख दिया। अब एच क्या है, एच आपका स्लैब थिकनेस है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। देखो हमने ये सारी वैल्यूज़ को रख दिया, जस्ट हमको यहाँ पर AST चाहिए, ठीक है। तो AST निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ बार निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है विड्थ अपॉन स्पेसिंग, ठीक है। विड्थ अपॉन स्पेसिंग, विड्थ क्या है आपका, विड्थ ऑफ पेमेंट। विड्थ ऑफ पेमेंट कितना है आपका 3.5 मीटर, 3.5 मीटर है आपका विड्थ ऑफ पेमेंट। तो 3.5 मीटर को आपने mm में कन्वर्ट किया तो 3500 हो गया, ठीक है। 3500 mm हो गया। स्पेसिंग आपकी दी गई है यहाँ पर, देखिए आपको दिया है 0.3 मीटर स्पेसिंग। 0.3 मीटर स्पेसिंग को आप mm में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 300। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11.66। तो अब आप 11.66 तो बार प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो हम क्या लेते हैं 12 बार ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ बार। अब नंबर ऑफ बार इंटू आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 बार कैसे निकालते हैं हम लोग, π/4 इंटू d² से निकालते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। एरिया ऑफ 1 बार ये क्या है, नंबर ऑफ बार इंटू एरिया ऑफ 1 बार, π/4 इंटू d² करते हैं। तो d क्या है यहाँ पर देखिए, डायामीटर क्या बोला है आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया, आपका यहाँ पर AST आ गया। AST कितना है आपका 9.425 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका AST। अब बस आप इस AST को उठा के यहाँ रखोगे, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ओके। आप इसको सॉल्व करो, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 13.09 मीटर, 13.09 मीटर आ रही है। आप भी सॉल्व करके देखना, ठीक है, आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे फॉर RCC केस, ठीक है। AST याद रखना कि यहाँ पर पहले नंबर ऑफ बार निकालने पड़ते हैं, देन आप सिंगल बार का एरिया निकालते हो, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, आपका टोटल AST आ जाता है, ठीक है। सिग्मा ST आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, गामा आपको पता रहता है, F आपको पता रहता है, B आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, और ये B आपको आधा नहीं करना है। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब हम टाई बार डिजाइन करते हैं ना, तो विड्थ ऑफ पेमेंट का क्या कर देते हैं हम लोग, विड्थ ऑफ पेमेंट का हाफ करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल B होता है, ये चीज़ याद रखना, ये डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगी। ये बस आप याद रखो कि जो ये B है ना, ये पूरा विड्थ ऑफ पेमेंट है। तो आपको जितना भी विड्थ ऑफ पेमेंट दिया रहा है फॉर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, आपको उतना पूरा ले लेना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कितना दिया है 3.5 मीटर, ठीक है। 3.5 मीटर दिया है तो आपको पूरा 3.5 मीटर लेना है, ठीक है। आपको उसका हाफ नहीं करना। ये क्वेश्चन, ये डाउट बहुत सारे लोगों को रहता है, जब वो पढ़ते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, क्योंकि टाई बार के डिज़ाइन में इसका हाफ करना रहता है। तो आप ये चीज़ डाउट मत रखना, ये डाउट आप क्लियर कर लो कि ये जो स्मॉल b है ये पूरा विड्थ ऑफ पेमेंट है, और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के केस में आपको पूरा विड्थ ऑफ पेमेंट लेना रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो आपके दोनों टाइप थे, मैंने आपको दोनों टाइप बताए, दोनों टाइप के एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए, देखे, ओके, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ कैसे यहाँ पर पुटअप हो रही है। यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं देन प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसे समझ पाएँ, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ अ टाई बार। एक ही वीडियो में हम सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले से लिख दिया। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर राइट करते रहती तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, बट मैंने आपको एक एक पॉइंट कहाँ से आया, कैसे आया और हमने कैसे निकाला वो सब समझाया है विद द ऑफ क्वेश्चन, ओके, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिज़ाइन ऑफ टाई बार। अब टाई बार क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। टाई बार डिज़ाइन करने से पहले टाई बार होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग को पता है टाई बार क्या होता है, बट जिनको नहीं पता वो एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि टाई बार क्या होता है, जिसको हमने रिजिड पेमेंट माना था, ठीक है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हमने ये बताया था। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में आप जो बार देते हो उसे आप बोलते हो टाई बार। सिंपल भाषा में समझो, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में जो बार देते हैं उसे हम बोलते हैं टाई बार, और जो एक्सपेंशन जॉइंट में जो हम बार देते हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉवेल बार, ठीक है। डॉवेल बार का डिज़ाइन इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। अगर आपको डॉवेल बार का डिज़ाइन चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं डॉवेल बार का अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो बार होते हैं, जो टाई बार जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में जो बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम बोलते हैं टाई बार। तो टाई बार में हमें डिज़ाइन क्या करना है, ठीक है। जैसे एक्सपेंशन जॉइंट के बीच की स्पेसिंग डिज़ाइन कर रहे थे, फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच की स्पेसिंग डिज़ाइन कर रहे थे, दोनों केसेस के लिए। अब टाई बार में आप क्या निकालोगे, टाई बार में आप क्या निकालोगे, देखो टाई बार में क्या निकालोगे, टाई बार के बीच की स्पेसिंग निकालोगे। आप दो टाई बार आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनके बीच की स्पेसिंग निकालोगे, और इसका लेंथ कितना दोगे, ये लेंथ, ठीक है, ये निकालोगे। हम दो चीज़ निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसमें, स्पेसिंग ऑफ टाई बार एंड क्या निकालते हो आप, ये निकालते हो, ठीक है, लेंथ ऑफ अ टाई बार, ठीक है। यही निकालते हैं टाई बार की डिज़ाइन में। अब हम देखते हैं टाई बार को कैसे डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।
करते हैं हम डिज़ाइन ऑफ अ टाई बार। डिज़ाइन ऑफ टाई बार निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है AST, मतलब एरिया ऑफ स्टील कितना निकालते हैं आप, गामा इंटू एफ इंटू बी इंटू एच। देखो एक चीज़ ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए कि जो इसके नीचे वाला रहता है ना वही इसमें ऊपर रहता है, ठीक है, गामा इंटू एफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये सेम है जैसे प्रीवियस वाले में रहता है। अपॉन इसको किससे आप डिवाइड करते हो, सिग्मा एसटी से, सिग्मा एसटी याद रखना, ठीक है, इंटू 100 करते हो आप, ताकि आपको पर मीटर का AST मिल जाए सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब कि आपका 1 मीटर में कितना एरिया ऑफ स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हो इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आपको AST मिल जाएगा, आपको सब पूरा एरिया ऑफ स्टील मिल गया। अब आप कोई एक डाया अज्यूम करो, ठीक है, किसी भी डाया का आप अज्यूम करो जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, उसका एक का एरिया निकालो, उससे आप क्या करोगे, टोटल AST डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे तो आपका स्पेसिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर में भी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि आपने यहाँ क्या किया था, फाई को अज्यूम किया था। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि आप डाया कितना लो, 10 mm ले लो, तो आप वही ले लेना। अगर नहीं दिया है तो आप इसको 10 mm अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 mm अज्यूम किया था। 10 mm को हम क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई और डाया दिया रहता है तो आप वहाँ पर और डाया ले लेते हैं, बस सिंपल है ये, ठीक है। अगर आपको 12 mm डाया दिया रहा है क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, इसको 1.2 सेंटीमीटर करोगे और यहाँ पर 1 की जगह 1.2 सेंटीमीटर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर नहीं दिया है तो आपने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है 10 mm। अगर नहीं आपको क्वेश्चन में 12 mm दिया रहेगा तो आप उसको 12 mm ले लेना, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही चीज़ बस रह गई थी तो मैंने आपको फिर से बता दिया ताकि आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब नेक्स्ट लेंथ ऑफ द टाई बार। लेंथ ऑफ टाई बार आप कैसे निकालते हो, लेंथ ऑफ टाई बार का फॉर्मूला होता है 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 2 इंटू टाउ बी डी। इससे फॉर्मूले को देखकर आपको डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो हमने RCC में पढ़ा था, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूले में यहाँ 4 रहता है और इस फॉर्मूले में यहाँ पर 2 रहता है, ठीक है, 2 रहता है, बाकी सब चीज़ सेम है। 5 क्या होता है आपका, डाया रहता है। सिग्मा एस टी क्या रहता है आपका, सिग्मा एस टी क्या होता है 1750 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली इसकी वैल्यू इतनी रहती है, ठीक है। स्ट्रेस ना स्टील है ये, ठीक है, स्टील में कितना स्ट्रेस रहता है उसे आप बोलते हो सिग्मा एस टी, और 1750 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जनरली इसमें लेते हैं डिज़ाइन ऑफ अ टाई बार में, ठीक है। ये जनरल वैल्यूज़ हैं इसकी। गामा की वैल्यू मैंने आपको जनरल वैल्यू बता दी है, 2400 kg पर मीटर क्यूब रहती है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहती है। NPTEL की एक जगह में आपको ये सेंटीमीटर क्यूब दिखेगा क्वेश्चन में, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, आपका kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो यहाँ पर कैपिटल बी है ना, कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल बी था, ठीक है। क्या फ़र्क है इन दोनों में, ये देख लो। जो कैपिटल बी है ये क्या होता है, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ पेमेंट। मतलब अगर आपको विड्थ ऑफ पेमेंट 7 मीटर दी गई है तो उसको आप क्या करोगे, 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तब आपका कैपिटल बी आएगा। ये पूरा विड्थ ऑफ पेमेंट आपको नहीं लेना है, ठीक है, आपको हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ पेमेंट लेना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट देखते हैं टाउ बी डी। टाउ बी डी की जो जनरल वैल्यू होती है वो क्या होती है 24.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जनरल वैल्यू है ना, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और दे दी गई है तो आप उसे भी ले सकते हो, लेकिन ये जनरल वैल्यूज़ हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि लेंथ डिज़ाइन ऑफ अ टाई बार में आप 8 mm से 16 mm के बीच में कोई भी डायल ले सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर में 10 mm अज्यूम किया, आप इसमें से कोई भी अज्यूम कर सकते हो डिज़ाइन ऑफ अ टाई बार के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये समझ में आ गया आपको, यही था पूरा डिज़ाइन ऑफ अ टाई बार। अब हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको समझ में आए कि क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करते हैं। और जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूले से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब आप पुट करते हो, जब आप आंसर निकालते हो ना, तो कई सारे जगह आपको डाउट आ जाता है, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे लोग को डाउट था कि यहाँ का बी और यहाँ के बी में, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको भी कैपिटल बी लिखते हैं, कई सारे बुक्स में भी इसमें कैपिटल बी दिया गया है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको स्मॉल बी कर दिया है और इसको कैपिटल बी कर दिया है। अगर मैं आपको इसको फिगर में समझाऊँ तो कैपिटल बी और स्मॉल बी में एकदम सिंपल है, आप समझ लो। ये पूरा जो विड्थ है ये आपका स्मॉल बी है और बड़ा बी क्या है आपका, मतलब कैपिटल बी क्या है, इसका आधा है, ठीक है, b/2, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। सो ये है हमारा एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल समझते हैं, पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट, एक सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट है जिसकी थिकनेस कितनी दी गई है आपको 18 सेंटीमीटर, हैज़ 2 लेन्स ऑफ 7 मीटर। क्या बोला गया, उसमें 2 लेन है 7 मीटर की, विद जॉइंट्स, मतलब उसमें जॉइंट्स हैं, ठीक है। गिवन सिग्मा एस टी दिया गया आपको, गामा दे दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब एफ दिया गया है आपको 1.5, टाउ बी डी भी आपको दे दिया गया है। आपको क्या बोला गया है, डिज़ाइन द टाई बार। जब भी आपको बोला जाएगा डिज़ाइन द टाई बार, आपको क्या निकालना है, स्पेसिंग ऑफ टाई बार निकालना है और लेंथ ऑफ टाई बार निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें आपको AST निकालना पड़ता है, ठीक है। AST निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है गामा इंटू एफ इंटू कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी।
इंटू एच अपॉन सिग्मा एस टी, ठीक है। इंटू 100 करोगे तो आपको पर मीटर में कितना एरिया ऑफ स्टील लगा रहे हो आप वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो कैपिटल बी के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि जितना भी विड्थ ऑफ पेमेंट दिया है उसको आधा कर देना आप, ठीक है। आधा करोगे तो आपको कितना होगा, 7/2 विल बी इक्वल्स टू 3.5 मीटर। मीटर में दिया है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 350 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा कैपिटल बी का वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैपिटल बी की वैल्यू सेंटीमीटर में पुट कर दिया आपने। एच आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर थिकनेस दी गई है। देखो एच की वैल्यू आपकी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। गामा की वैल्यू तो आपको पता है 2400 इंटू 10⁻⁻6 क्या है ये, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अब आपको क्या है सिग्मा एस टी आपको दिया गया है 1750 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको आपको किसी में चेंज नहीं करना, 1750 रख देना। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको इसमें पर मीटर में चाहिए। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है आप भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। मेरी वैल्यू आ रही है 1.296 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको डाया अज्यूम करना है तो डाया मैंने 10 mm अज्यूम किया है, आप 12 mm भी अज्यूम कर सकते हो। 8 से 16 के बीच में आप कोई भी डाया अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मैंने 10 mm अज्यूम किया है, आप कोई और भी अज्यूम कर सकते हो। तो अगर मैंने 10 mm डाया अज्यूम किया है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर भी बोलेंगे, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ 1 बार निकालो। 1 बार का एरिया निकालना आपको आता है सिंपली π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो आप जब इसको करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.785 सेंटीमीटर एक बार का एरिया है, ठीक है। और ये क्या है आपका पर मीटर AST है। तो आप क्या करोगे, एक बार का एरिया डिवाइडेड बाय पूरा AST इंटू 100 कर दोगे, क्योंकि ये पर मीटर में था तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी जो स्पेसिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 60.57 सेंटीमीटर। अब देखो 60.57 तो आप प्रोवाइड नहीं करते ना, तो जनरली आप इसे क्या करोगे 60 mm कर दोगे, ठीक है। राउंड ऑफ करके मैंने इसको 60 mm कर दिया। अगर आप यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायल का बाल ले रहे हो। अगर आप यहाँ पर 12 mm का बाल लोगे तो आपकी स्पेसिंग कुछ और आएगी। अगर आप यहाँ पर 16 mm का बाल लोगे तो आपकी स्पेसिंग कुछ और आएगी, ठीक है। सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस एरिया ऑफ 1 बाल ले लो आपके डाया के हिसाब से, और उसके में आप क्या करो, जो आपने AST निकाला था उससे डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी स्पेसिंग कितनी आई, 60 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 टाई बार के बीच की स्पेसिंग कितनी देनी है आपको, 60 सेंटीमीटर। ओके 60 सेंटीमीटर देनी है आपको 2 टाई बार की स्पेसिंग। मगर मान लीजिए आपका ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। अगर आपने एक टाई बार ऐसे दिया है तो उसके दूसरे टाई बार के बीच की स्पेसिंग आपको कितनी देनी है, ये कितनी देनी है आपको 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपकी स्पेसिंग निकल गई अगर, तो हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ अ टाई बार मतलब ये चीज़ कितनी आपको देनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टाई बार का तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ही दे दिया गया है। लेंथ ऑफ टाई बार का फॉर्मूला होता है फाई इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 2 इंटू टाउ बी डी, ठीक है। फाई कितना है, हमने फाई अज्यूम किया है 10 mm, तो 10 mm कितना होता है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 1 लिखो। सिग्मा एस टी कितना है आपका 1750 होता है, 1750 लिखो अपॉन 2 इंटू टाउ बी डी। टाउ बी डी कितना दिया आपको 24.6 दिया गया, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका लेंथ ऑफ टाई बार आ रहा है आपका 35.57 सेंटीमीटर। इसको मैंने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपका ये जो लेंथ है ये कितना आ रहा है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी स्पेसिंग और इसकी लेंथ दोनों मिल गई है, तो हमारा यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ टाई बार कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लास्ट में लिख दिया, सो यूज़ 1 सेंटीमीटर फाई मतलब डाया टाई बार ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर एट 60 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप डिज़ाइन ऑफ अ टाई बार निकालोगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि कई सारे अलग अलग जगह में इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है, और इसको जो है मीटर में पुटअप कर दिया गया है NPTEL में, और कई जगह अलग अलग सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है ताकि आपको यूनिट में कन्फ्यूजन ना हो और आप इजली कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।